हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? क्या पढ़ना है आज की इस वीडियो में? जैसा कि मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द क्लास 10th ICSE बोर्ड चैप्टर नंबर 1। तो मैं आपको बताया था पीरियोडिक टेबल, पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? The properties of the elements which occur या which repeat after fixed interval of the time। ऐसी प्रॉपर्टी जो रेगुलर इंटरवल पे, चाहे वो पीरियड्स में हो और चाहे वो ग्रुप्स में हो, लगातार एक फिक्स इंटरवल पे चेंज होती रहती है या सिमिलर होती रहती है, तो दैट इज नोन एज द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सम प्रॉपर्टीज आर रिटन हियर। साइज में आप लिखेंगे एटॉमिक साइज और आयनिक साइज, फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो इसके बारे में हम एक एक चीजें आपको वन बाय वन बताएंगे। इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कहता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बढ़ेगी या घटेगी इन अ पीरियड और इन अ ग्रुप। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज, अगर हम इसका डेफिनेशन कहें तो कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल। अगर हम यहाँ एक एटम बनाएं और इस एटम में अगर हमने ये देखा कि इट इज द न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस और इस आउटर मोस्ट सेल, इसके अंदर तमाम सेल्स होंगे। हमको उससे नहीं मतलब है, जितने भी सेल्स होंगे। अगर हमको इस एटम का एटॉमिक साइज लेना है तो द सेंटर, ये हो गया सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट सेल इज नोन एज द एटॉमिक रेडियस। तो इस तरह से कहेंगे कि न्यूक्लियस के सेंटर और आउटर मोस्ट सेल के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं, और इसको हम एंगस्ट्रॉम में डिफाइन करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक साइज हो गया। इसकी कुछ वैल्यू होती है। ये वैल्यू पीरियड्स में चलने पर क्या होगा और ग्रुप्स में चलने पर क्या होगा। इस एटॉमिक साइज को जानने के लिए आपको दो चीजों को जानना जरूरी है कि यह किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, कब इसकी वैल्यू बढ़ेगी और कब इसकी वैल्यू घटेगी। हमको पता है कि जब हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे तो जनरल ट्रेंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जिसे हम सेल कहेंगे, और फ्रॉम टॉप टू बॉटम उसको हम ग्रुप कहेंगे। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है। आप यहाँ लिखेंगे एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग टू फैक्टर्स। पहला नंबर ऑफ सेल्स और दूसरा होता है न्यूक्लियर चार्ज पे। पहला जो नंबर ऑफ सेल्स होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सेल्स, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज। ये नंबर ऑफ सेल्स जो होगा वो हम लिखेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज जो होगी वो नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करेगी। मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, नंबर ऑफ सेल्स घटेगा तो एटॉमिक साइज घटेगी। अगर हम इस न्यूक्लियर चार्ज की बात करें तो एटॉमिक साइज जो होगा वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज घटेगी, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज घटेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगी। तो एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन दीस टू फैक्टर्स, नंबर ऑफ सेल्स एंड न्यूक्लियर चार्ज। अब इसमें हम जानेंगे कि किसी की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ सेल्स पे कैसे डिपेंड करेंगे। मान लीजिए हमने पीरियड नंबर 2 की बात करी। पीरियड 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 and 1, 2 and 2, 2 and 3, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, 2 and 7, 2 and 8। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो जब हम यहाँ से यहाँ चलेंगे तो देख रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स आर रिमेनिंग सेम। नंबर ऑफ सेल्स जो होंगे वो
रिमेन सेम, तो नंबर ऑफ सेल्स एटॉमिक साइज ऐसा नहीं कि इसकी साइज और इसकी साइज दोनों की सेम हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स नहीं बढ़ रहे हैं या नहीं घट रहे हैं, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट्स टू नंबर ऑफ सेल्स। तो इस तरह से कहेंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, और हमको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एटॉमिक साइज घटेगी। तो हम ये कह सकते हैं इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट डिक्रीजेस और फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जैसे सोडियम के नीचे लिथियम के नीचे सोडियम था, एटॉमिक नंबर 11 हो गया, तो 2H1 करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ सेल्स 2 हो गए। तो जब हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई इंक्रीजेस। ये ध्यान रखेंगे, टॉप टू बॉटम इसकी वैल्यू ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी और लेफ्ट टू राइट इसकी वैल्यू घटेगी। तो हम कह सकते हैं जनरल टेंट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस इन ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। दूसरा लिखेंगे कि द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन पीरियड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो इन दोनों सारी चीजों पे हम एटॉमिक साइज का एक्सप्रेशन कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगा दिस शुड बी द हाईएस्ट, जैसे जैसे हम यहां से आगे चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, तो द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज शुड बी ऑफ द लिथियम, और जो स्मॉलर होगा वो फ्लोरीन का होगा। लेकिन नियान इसके आगे भी है, तो नियान की जो वैल्यू होगी वो लार्जर वैल्यू होगी इन कंपैरिजन विद द फ्लोरीन। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज़ इट्स outermost cell is completely filled, 8 electrons are there, तो therefore इसकी साइज इससे बड़ी होगी। अंडरस्टूड और नॉट? तो इसमें हम कहेंगे एटॉमिक साइज। अब अगला जो टॉपिक है वो हम आयनिक साइज की बात करेंगे। आयनिक साइज क्या होता है? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वह आयंस बनाता है, तो आयन की साइज जो होगी वो आयनिक साइज कहलाती है। फिर से देखिए, the metals are losing the electron, therefore they are forming the cations, और non-metals are just gaining the electron, therefore they are forming the anions। तो cations और anions की साइज को ही हम आयनिक साइज कहते हैं। इसके लिए हम क्या कहेंगे? आयनिक साइज। आयनिक साइज जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम आयन बनाया और प्लस इलेक्ट्रॉन बनाया। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्लोराइड आयन बनाया, तो ये बनाएगा कैटायन और ये बनाएगा एनायन। तो कैटायंस और एनायंस की जो साइज होती है उसी को हम एटॉमिक साइज के नाम से जानते हैं। या एटॉमिक रेडियाई, अगर हम बहुत सारे आयंस की बात करेंगे तो आयनिक रेडियाई। अब इसमें देखेंगे किसकी साइज छोटी होगी, किसकी साइज बड़ी होगी। ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूं कि द size of the cations are smaller than its parental atom और size of the anions is larger than its parental, means सोडियम आयन की साइज सोडियम मेटल से या सोडियम एटम से छोटी होगी और क्लोराइड आयन की साइज जो होगी वो क्लोरीन एटम से बड़ी होगी। क्यों? दोनों में ही हम न्यूक्लियर चार्ज या यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे, वह इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यहाँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है, इसलिए इसकी साइज कम होगी और इसकी साइज बड़ी होगी। अब हम इस जनरल ट्रेंड की बात करें जो अभी अभी मैं आपको बताया हूँ कि इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो कैसे कैसे बढ़ेगी। जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता और घटता है वैसे आयनिक साइज भी घटता और बढ़ता है। इसका मतलब हो गया, अगर हम पीरियड्स की बात करें, पीरियड्स में इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजेस, और ग्रुप्स में इसकी वैल्यू इंक्रीजेस। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फिर वही कहेंगे कि जब हम ग्रुप्स में चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं और जब हम पीरियड में चलते हैं तो उनका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू कम होती है और ज्यादा होती है। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? इसे हम आईपी के नाम से जानते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। अगर हम डेफिनेशन कहें तो जरा ध्यान सुनिएगा।
the minimum amount of the energy required to take out one or more electrons from the isolated gaseous atom। किसी भी एटम जो आइसोलेट हो और जो गैसेस एटम में हो, गैसेस फॉर्म में हो, वहां से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने पे जितनी एनर्जी हमें लगानी पड़ती है उसी को ही हम आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं और इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे सपोज कर लिए सोडियम था, सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह एक इलेक्ट्रॉन निकालने पर जो एनर्जी लगती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में आयनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। सपोज कर लिए मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो मैग्नीशियम का यहां 2 चीजें होंगी, इसको लिखेंगे आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल। लेकिन अगर इस मैग्नीशियम की बात करें बेटा तो मैग्नीशियम में 2 आईपी होगा। कैसे होगा? एक तो मैग्नीशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो मैग्नीशियम आयन बना, और दूसरा ये जो मैग्नीशियम आयन है स्टेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg++ बना लेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू को कहते हैं Ip1 और इसकी वैल्यू कहेंगे Ip2। अब देखिए Ip1 क्या है और Ip2 क्या है। इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसको कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम होगी सेकंड से, यानी कि सेकंड Ip की वैल्यू जो होगी हमेशा बड़ी होगी क्योंकि उसकी साइज कम हो गई। जैसे जैसे साइज कम हो गई वैसे वैसे उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन हो जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि Ip1 इज स्मॉलर देन Ip2। ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा कम होती है इन कंपैरिजन टू द Ip2। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है और कैसे इसकी वैल्यू घटती है। लेट अस सी क्या होगा। अगर हम आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करें तो किसी पीरियड में अगर हम यहाँ से चलते हैं, मान लीजिए लिथियम पे सेकंड पीरियड में चलते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। यहाँ हम देखेंगे हीलियम। When we are moving in a period from to left right तो it increases। यहाँ ध्यान से देखेंगे इधर से इधर चलने पर इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है और ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों इंक्रीज और क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि इसका एक ही कारण है कि जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो इसकी साइज छोटी होती है, इसलिए यह इंक्रीज करता है। जब साइज छोटी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन होगा, और ऊपर से नीचे चलने पर साइज बढ़ती है इसलिए डिक्रीज करता है। अब इसमें से जो लिथियम और सोडियम, यहाँ अगर हम बात करें तो लिथियम की वैल्यू सबसे छोटी होनी चाहिए और आगे चलने पर इसकी वैल्यू, तो हमें कह सकते हैं कि इस ग्रुप में लिथियम की वैल्यू सबसे कम होगी और यहाँ से नियान की वैल्यू सबसे ज्यादा, लेकिन नियान के ऊपर हाई हीलियम है तो हमें कह सकते हैं हीलियम हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। और ऊपर से नीचे चलने पर हमको पता है इसकी वैल्यू घट रही है तो हीलियम हाईएस्ट और सीजियम लोएस्ट। ये ध्यान रखिएगा, हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल शुड बी ऑफ द हीलियम एंड लोएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द सीजियम। तो इस तरह से इसमें जब हम पीरियड में चलते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ग्रुप में चलेंगे तो इसकी वैल्यू घटेगी। लेकिन दिस हियर इज अ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, इसको आप दोनों ध्यान देना होगा। ये एक्सेप्शन है और ये एक्सेप्शन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन ये उठता है कि बेरिलियम और बोरान, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक एक्सेप्शन पाया जाता है। क्वेश्चन रहेगा क्या कारण है कि जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो इसकी साइज निरंतर बढ़ती है अकॉर्डिंग टू द जनरल ट्रेंड, लेकिन व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम इज मोर देन द बोरान, व्हाई द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन द ऑक्सीजन, जबकि होना इसको कम चाहिए। तो ये लिखेंगे बेटा ड्यू टू, अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ड्यू टू फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, और यहां लिखेंगे ड्यू टू हाफ फील्ड। ये फुली फील्ड और हाफ फील्ड क्या है इसको आप जानेंगे कि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 7
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5। जब हम 1s2s की बात करेंगे तो sp की बात करेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p3। बस एक एग्जांपल आपको समझा देंगे, हालांकि क्लास 11 में पढ़ाया जाएगा। इस p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 एंड 3, यानी कि तीनों ऑर्बिटल्स में किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम 2 हो सकती है, जिनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो अगर किसी भी सबसेल में सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन या तो हाफ फील्ड भरे होते हों या तो फुली फील्ड भरे होते हों, तो वो स्टेबल स्टेट कहलाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। इसलिए नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन निकालने पे ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसलिए द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन शुड बी मोर देन द ऑक्सीजन एंड द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बेरिलियम शुड बी मोर देन द बोरान। इसका कारण है इस पीरियड में, पीरियड नंबर 2 में यही दो एक्सेप्शंस होते हैं। ये जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा होती है, जबकि होनी कम चाहिए बोरान से, लेकिन ज्यादा होती है। तो लिखेंगे ड्यू टू फुली फील्ड ऑर्बिटल्स और ये ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। तो ये हो गया बेटा आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने आपको बता दिया, फिर से बताना चाहूंगा कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू जब हम पीरियड में चलते हैं तो इसकी वैल्यू बढ़ती है और ग्रुप में चलते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है। और फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से कम होती है, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल में इसलिए ज्यादा होता है वैल्यू, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होता जाएगा वैसे वैसे उस आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी कठिन होता जाएगा, जिससे उसकी आईपी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। हो गया। अब नंबर तीसरा पॉइंट हम चलते हैं। अब मैंने आपको पहला बता दिया, मैंने आपको दूसरा बता दिया, नंबर तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है टू लव, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। कोई भी गैसियस आइटम यदि एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसके एक्सेप्ट करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, जिसे हम EA के नाम से जानते हैं। इसको भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर डेफिनेशन कहेंगे तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन एटम इन द गैसेस स्टेट एक्सेप्ट्स वन और मोर इलेक्ट्रॉन। तो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए Cl ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये क्या बना लिया, क्लोराइड आयन बना लिया, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो -3.180 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट एनर्जी इज रिलीजिंग। ध्यान रखिएगा, इस माइनस का मतलब होता है एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जब कोई भी एटम जो गैसेस फॉर्म में हो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी वो रिलीज करता है उसी को ही हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं। फिर ये क्या करेंगे, जब हम किसी पीरियड में चलेंगे और जब हम किसी ग्रुप में चलेंगे, पीरियड में इसकी वैल्यू इंक्रीजेस। ध्यान रखिएगा, द वैल्यू इंक्रीजेस, और यहाँ क्या होगा, इसकी वैल्यू डिक्रीजेस। डिक्रीजेस क्यों होगा, फिर लिखेंगे कि द वैल्यू इंक्रीजेस इनटू द पीरियड्स बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस when we are moving from top to bottom into the groups, तो its value will decrease because atomic size will increase। तो यही इसका कारण होता है। तो अगर हम फिर इस ग्रुप में अगर आपको बताएं कि किसी पीरियड या किसी ग्रुप में कैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी और कैसे इसकी वैल्यू घटेगी, तो उसको जानने के लिए फिर मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या बताना चाहेंगे कि किसी भी पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान किसकी वैल्यू कम होगी। यहां से यहां चलेंगे तो जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, और इस नियान की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो क्या होगी बेटा, 0 होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस नियान का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको बता दूं 2 और 8 होता है। its outermost shell is completely filled, so therefore it is not interested to accept the electrons। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगी। तो इस तरह से टॉप टू बॉटम, सॉरी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस एंड टॉप टू बॉटम इट डिक्रीजेस। यहां से यहां चलेंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और ऊपर से नीचे चलेंगे तो इसकी वैल्यू कम होगी। कारण क्या है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस या एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट
सेकंड लास्ट विच इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आपके केमिकल बॉन्डिंग में या बॉन्डिंग चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन यहाँ मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और इसका ट्रेंड भी बताऊंगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is the tendency of an atom, it is the tendency of an atom to accept the electron towards itself in the formation of a compound, in a compound। ध्यान रखिएगा, किसी भी कंपाउंड में किसी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जैसे मान लिया हमने HCl एक कंपाउंड ले लिया, हाइड्रोजन और Cl का जब बॉन्डिंग दिखाएंगे 2 to 4 to 6 1 इलेक्ट्रॉन आपस में आप कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो इसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को पार्शियली खींचेगा, तो इसलिए पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल फॉर्म ऑन द क्लोरीन एटम एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज विल फॉर्म ऑन द हाइड्रोजन एटम। तो इन दोनों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड। ध्यान रखिएगा। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में अगर हम ऊपर से नीचे करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हैलोजेंस होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, और इस फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है 4.0, और सबसे कम जो होता है वो सीजियम का होता है जिसे कहेंगे 0.7। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन एंड द लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द सीजियम, जिसकी वैल्यू 0.7 के बराबर होती है। तो अब हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे इसकी वैल्यू कम होती है और कैसे इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। फिर मैं जनरल ट्रेंड के हिसाब से बताऊंगा कि जब हम किसी पीरियड में चलते हैं और किसी ग्रुप में चलते हैं तो पीरियड में इट्स वैल्यू इंक्रीजेस, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है और यहाँ इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। ध्यान रखिएगा, इट्स इंक्रीजेस इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इनटू द ग्रुप्स। तो ऊपर से नीचे चलने पर इसकी वैल्यू घटेगी और लेफ्ट टू राइट चलने पर इसकी वैल्यू बढ़ेगी। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज वंस अगेन आई एम टेलिंग यू द फ्लोरीन एंड लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज द सीजियम। तो इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात हुई। अब लास्ट जो बचा है बेटा उसको कहते हैं मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर। तो मेटलिक एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर में आपको ये जानना होगा कि मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अगर हम किसी भी पीरियड में चलें, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान, इसको जरा ध्यान दीजिएगा कि कौन सा मेटल होगा और कौन सा नॉन मेटल होगा। The elements which loses the electron, the atom which loses the electron are known as the metals and which gains the electron they are known as the non-metals। तो ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं they are said to be the metals, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉन मेटल्स कहते हैं। तो अगर हम इस लिथियम की बात करें तो ये मेटल होगा, इसकी बात करें तो ये भी मेटल होगा, इसकी बात करें तो ये होगा मेटलाइड, मेटलाइड होगा जो दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स। ये जो होगा बेटा वो नॉन मेटल होगा, ये नाइट्रोजन भी नॉन मेटल होगा और ये ऑक्सीजन भी नॉन मेटल होगा, ये भी नॉन मेटल होगा और इट इज आल्सो नॉन मेटल। तो हमने देखा कि इट इज द मेटल एंड इट इज द नॉन मेटल। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वी आर मूविंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो मेटलिक कैरेक्टर धीरे धीरे कम होगा और नॉन मेटलिक कैरेक्टर धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कह सकते हैं इन अ पीरियड मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे चलें, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो ऊपर से नीचे चलने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटलिक कैरेक्टर घटता है। फिर से सुनिए कि कब इसकी वैल्यू कम होगी कब ज्यादा होगी। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड इन अ ग्रुप्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम मेटलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ेगा एंड इन मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड नॉन मेटलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। तो दीज आर ऑल अबाउट द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मुझे विश्वास है कि ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ाया है आपके समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तभी आप इसके आंसर को
लिख सकते हैं, अदरवाइज तो इट इज बेटर टू रिवाइज इट अगेन एंड अगेन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।